वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर पिछले लेक्चर्स का मैं आपको व्यू थोड़ा सा दूं तो वो ये था कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस तक हमने डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर आपको मैंने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी बताया था कि पेपर में कैसे आते हैं। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं अगली अपनी प्रॉपर्टीज़ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो कि है पहली क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है बेटा, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब बेटा इसके अंदर होता क्या है, नाम से जाहिर है कि हम सोप और डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, कपड़े धोने वगैरह के लिए और मुख्तलिफ मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए। अब बेटा होता क्या है कि हमारे कपड़ों पर जो मैल वगैरह लगा होता है, इसके जो पोलर पार्ट्स होते हैं वो वाटर के साथ अटैच होकर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, पोलर पार्ट। अब आपको पता है कि वाटर भी पोलर है। ठीक है, वाटर भी पोलर है और जो ये जो हमारे लगे हुए थे क्लिनजिंग एक्शन के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसके अंदर ठीक है अल्काइल और बेंजाइल पोर्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा होगा क्या, जो हमारे डस्ट वगैरह लगी होगी इसके जो पोलर पार्ट्स होंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर उसको रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि एक नेचर का एक अमल है लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, जो जिस तरह का होगा वो उसमें डिजॉल्व होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। इसी तरह बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ही कंपाउंड के अंदर सोल्यूबल होता है। तो ये जो डस्ट के इन नॉन डस्ट के पोलर पार्ट्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं वाटर के साथ और फिर इस तरह से ये वाटर के साथ रिमूव हो जाते हैं। तो बेटा soaps and detergents perform the cleansing action because the polar part of their molecules are water soluble due to hydrogen bonding। अब बेटा आपको मैंने बताया कि उसके क्लींजिंग एक्शन क्या हो, कैसे हो रहा है कि जो पोलर पार्ट होंगे मॉलिक्यूल के वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे। एंड द नॉन पोलर पार्ट्स रिमेन्स आउटसाइड वाटर। और नॉन पोलर पार्ट आपको पता है वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रिएक्ट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आउटसाइड वाटर होंगे। बिकॉज दे आर अल्काइल और एराइल अल्काइल और बेंजाइल पोर्शंस एंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब बेटा ये अल्काइल और बेंजाइल पोर्शंस हैं। अगर बेटा हम सोप का स्ट्रक्चर देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ, असल में साल्ट्स ऑफ सोडियम साल्ट होते हैं, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि अल्काइल और बेंजाइल पार्ट, अल्काइल पार्ट बेटा किसको कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन की चेन प्रेजेंट होगी वो अल्काइल पोर्शन होता है, और बेंजाइल पोर्शन जिसमें बेंजीन वगैरह होते हैं तो ये बेंजाइल पोर्शन होते हैं। अब ये जो है बेटा ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब इनसोल्यूबल क्यों होते हैं? अल्काइल और बेंजाइल ग्रुप्स जो होते हैं ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, नॉन पोलर। तो जब नॉन पोलर हैं तो वाटर पोलर है, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, तो जो बाकी पोलर पार्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और वो इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डीएनए वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होती है। आपने बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपने डीएनए की कुछ बेसिस पढ़ी थी, साइटोसिन, गवानीन, थायामीन, यूरासिल वगैरह। अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उनके अंदर भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रेजेंट होती है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या क्या होता है जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सिस्टम्स के अंदर लाइक प्रोटीन्स वगैरह के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो बेटा ये देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। अब बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेजर पार्ट है क्या?
प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है बेटा, असल में ये जो गोश्त हमारा है इसको ही हम प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन जो है बेटा वो अमाइनो एसिड्स की एक चेन से मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन होते हैं असल में बेसिकली। तो बेटा अब अमाइनो एसिड्स में आपको पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। फाइबर्स लाइक दोज फाउंड इन हेयर, सिल्क एंड मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेटा ये जो हमारे हेयर्स वगैरह हैं, सिल्क वगैरह, मसल्स वगैरह हैं, मसल्स क्या है, ये प्रोटीन्स ही हैं बेटा, ये सब के सब इनके अंदर अमाइनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट है। अब बेटा इनके अंदर अमाइनो एसिड की चेन क्यों प्रेजेंट है, वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये सब चीजें प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन्स है ये। तो प्रोटीन्स बस बेसिकली है क्या, अमाइनो एसिड्स की चेन्स हैं। These long chains are coiled about one another into spiral। अब बेटा ये जो चेन्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कॉइल होती हैं। दिस स्पाइरल इज कॉल्ड अ हेलिक्स। तो इस वजह से ये हेलिक्स बना लेती हैं। हेलिक्स होता है कि एक दूसरे के ऊपर हेलिकल फॉर्म में अटैच होना। सच अ हेलिक्स में इधर भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। अभी आपको मैंने बताया कि ये उल्टी साइड से भी लिपटी हो सकती हैं और सीधी साइड से भी। इन केस ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स द ग्रुप लाइक, इसके अंदर बेटा अमाइनो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और वर्टिकली एडजेसेंट टू वन अनदर एंड दे लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटा जरा समझना है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है। ये देखिए ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब बेटा अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो इस वजह से इनके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग सिस्टम्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब बेटा अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड पार्शियल नेगेटिव पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इनके दरमियान जो पैदा हो जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, these hydrogen bonding link one spiral to other। एक्सरे शोज। अब बेटा एक्सरे एनालिसिस जब किया गया तो हमें पता चला कि ईच यूनिट के अंदर 27 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ईच टर्न ऑफ, एक टर्न, हमने कहा कि स्पाइरल ये कि किसमें, हेलिकल फॉर्म में, जिसके अंदर एक चेन दूसरी चेन के ऊपर लिपटी हुई है। तो एक चेन का जो टर्न है, ईच टर्न, उसके अंदर बेटा 27 अमाइनो एसिड्स के यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, दो हेलिकल स्ट्रक्चर, दो उसके अंदर स्पाइरल चेन्स होती हैं। ठीक है, तो दे आर कॉइल्ड अबाउट ईच अदर ऑन कॉमन एक्सिस, इन दिस वे दे गेट अ डबल हेलिक्स। अब बेटा इस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर लिपटी होंगी तो टू हेलिकल फॉर्म्स होंगी, दो स्पाइरल चेन्स होंगी। तो ईच जो होता है 18 to 20 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय hydrogen bonding between their subunits। The food material like carbohydrate include glucose, fructose and sucrose। They all have OH group in which they are responsible for hydrogen bonding। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज वगैरह जो हैं, आपको पता है कि ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे इनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती होगी। क्यों? क्योंकि OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब इनके दरमियान जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके दरमियान। ठीक है, तो ये बेटा स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये साइटोसिन, गवानीन वगैरह लगे हुए, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो शो किया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब ये देखें अमाइनो ग्रुप का NH, ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप का CO। अब कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये इस दूसरे अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। अब बेटा होता क्या है कि पेंट्स और डाइज के अंदर एडहेसिव एक्शंस क्यों होते हैं? एडहेसिव एक्शन कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस जो जुड़ी होती हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं, जो जोड़ती हैं आपस में, उनको एडहेसिव एक्शंस कहते हैं। एडहेसिव फोर्सेस बेसिकली कहते हैं, यहाँ पर लफ्ज यूज किया हुआ है एडहेसिव एक्शन का। ठीक है, अब होगा क्या, पेंट्स और डाइज के अंदर हम एडहेसिव मटेरियल्स ऐड करते हैं। एडहेसिव मटेरियल किसको कहते हैं? चिपकने वाले मटेरियल। तो बेटा ये जो चिपकते हैं ये किस वजह से चिपकते हैं? असल में इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम कहते हैं पेंट्स और डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्सटाइल मटेरियल में क्या रोल अदा करेगी? बेटा कुछ फाइबर्स होते हैं ऐसे, फाइबर किनको, धागे वगैरह जो
ये फाइबर्स ऐसे होते हैं कपड़े वगैरह जो लचकदार होते हैं। अब बेटा वो जो लचकदार होते हैं वो असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है, उसके अंदर एक तो रिजिडिटी आ जाती है और दूसरी उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, मतलब उसकी कितनी डिफॉर्म हो सकती है और कितना आप उसको खींच सकते हैं। तो बेटा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो इस किस वजह से होता है ये कपड़े के अंदर, फाइबर के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यही लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज देयर एडहेसिव एक्शन। एडहेसिव एक्शन क्या है बेटा, चिपकने वाली सलाहियत। दिस प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Similar type of hydrogen bonding make glue and honey as a sticky substances, ठीक है। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइबर्स में प्रेजेंट होती है, वो आपको मैंने सारा बता दिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। अब बेटा अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर का सेकंड पोर्शन है सॉलिड्स, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाकायदा सॉलिड्स को। उसके अंदर हम तो दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फियस सॉलिड्स। अब बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब बेटा जिसके अंदर ऑर्डरली अरेंजमेंट पाया जाएगा, जिस सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाएगा, ठीक है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और बनिस्बत कम भी होता है। अब बेटा इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो रेगुलर अरेंज्ड हैं। We study the property of crystalline solids, we come to know that the pure solids melt sharply. Sharply का मतलब है कि फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, the temperature remain constant at the boiling point until all solid melts. अब बेटा इनका जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का वो फिक्स होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, NaCl जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 सेल्सियस है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1413 सेल्सियस है, 1413 सेल्सियस। तो बेटा ये फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अब बेटा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। लिक्विड क्रिस्टल जो है बेसिकली ये है क्या, बेटा फ्रेडरिक रेनिटाइजर एक साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट किसको कहते हैं, जो पौधों की स्टडी करता है, ठीक है। 1888 में फ्रेडरिक रेनिटाइजर ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर किया। अब वो कंपाउंड का नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। अब ये कंपाउंड की बेटा प्रॉपर्टी ये थी कि 145 सेल्सियस पे, मतलब 145 सेल्सियस पे ये जो था ये कंपाउंड, ये मिल्की लिक्विड था। 145 सेल्सियस पे ये मिल्की लिक्विड था, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते थे तो ये 170 सेल्सियस पे क्लियर लिक्विड बन जाता था, ठीक है। बेटा 145 सेल्सियस पे क्या है, मिल्की लिक्विड है, ठीक है। जब हम हीट करते थे तो ये 179 सेल्सियस पे जब पहुंचता था तो ये क्लियर लिक्विड, साफ लिक्विड बन जाता था, ठीक है। पहले कुछ गदला सा था, जब हीट किया तो ये क्लियर लिक्विड बन गया। अब ये आखिर था क्या, अब बेटा जब हम इस कंपाउंड को दोबारा कूल करते थे तो ये दोबारा उसी मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसका मतलब है कि ये दो प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था, ठीक है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी को, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी को। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लिक्विड क्रिस्टल। मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा है, बता रहा है, और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्रिस्टल क्या होता है, बेसिकली बेटा सॉलिड है। तो यही लिखा हुआ है, इन 1888 फ्रेडरिक रेनिटाइजर एन ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट डिस्कवर अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बेटा कैसे, दो प्रॉपर्टीज है। टर्बिड लिक्विड है ना, टर्बिड लिक्विड ऐसा लिक्विड होता है जिसके मुख्तलिफ फेसेस हो, ठीक है। The compound turn milky liquid at 145 Celsius and become a clear liquid at 179 Celsius. When the substance is cooled, जब आप इस सब्सटेंस को कूल करते थे तो ये जब रिवर्स में जाता था तो फिर ये दोबारा मिल्की लिक्विड बन जाता था। तो ऐसे टर्बिड लिक्विड को क्या कहते थे, लिक्विड क्रिस्टल। It has been reported that there are many crystalline solids that melt to a turbid liquid phase before finally melting to a clear liquid. बेटा इस तरह की नेचर के और भी बहुत से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। These turbid liquid phases can flow as liquid. ये बेटा इनकी अंदर प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो फ्लो है वो जस्ट लाइक लिक्विड है। कैसे, अब बेटा इसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि वो कितना श्रिंक होता है, और विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, तो ये विस्कोसिटी होती है।
तो इसके अंदर लिक्विड की दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, एक क्या सरफेस टेंशन और दूसरी विस्कोसिटी. बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ सच टर्बिड लिक्विड पोजेस सम डिग्री ऑफ ऑर्डर्ड एज वेल. अब इसके अंदर बेटा इसकी खास बात क्या थी कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज ये कौन सी शो कर रहा है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी. इसी तरह ये एक और प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि इसके अंदर वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, और वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किसके अंदर होता है, सॉलिड्स के अंदर. तो इसका मतलब है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है. इट मींस दैट these turbid liquid resemble crystals in certain properties and the most important properties are optical ones. अब बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है कि ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटीज इसकी सॉलिड की तरह होती है. these turbid liquid are hence called liquid crystal. अब बेटा इसकी डेफिनेशन आ गई. a liquid crystal state exists between two temperatures, melting temperature and clearing temperature. अब बेटा melting temperature कौन सा है? अब बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर वो था जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होकर 145 सेल्सियस पे मिल्की लिक्विड शो कर रहा था. जब हम इसको हीट करते थे तो ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था जो कि 179 सेल्सियस है. तो इसलिए डेफिनेशन आ गई, आ लिक्विड crystalline state exists between two temperatures. A liquid crystalline state exists between two temperatures. अब बेटा लिक्विड क्रिस्टल है क्या जो दो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करे, एक मेल्टिंग टेम्परेचर और दो क्लियरिंग टेम्परेचर. मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है बेटा, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है 145 सेल्सियस और क्लियरिंग टेम्परेचर 179 सेल्सियस. ठीक है. अब बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसकी प्रॉपर्टीज दो तरह से हो सकती है, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनआइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हम किसको कहते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो डिफरेंट डायरेक्शंस में. ठीक है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, उनको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक. और एनआइसोट्रॉपिक हम किसको कहते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑलवेज एनआइसोट्रॉपिक होंगे, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में. लाइक क्रिस्टल है, आप हीट करेंगे लिक्विड क्रिस्टल बन गया, लिक्विड क्रिस्टल को हीट करेंगे तो लिक्विड बन गया. तो इन सब के दरमियान ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. अब बेटा होता क्या है कि क्रिस्टलाइन फेज, अब होगा क्या, लिक्विड क्रिस्टल. अब बेटा किसको कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर अब क्या होगा, अब बेटा दो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहे हैं. लिक्विड क्रिस्टल बोथ लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ये दो टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक क्लियरिंग टेम्परेचर और दूसरा मेल्टिंग टेम्परेचर. अब बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर जो है 145 सेल्सियस है, क्लियरिंग टेम्परेचर कितना है 179. मतलब कि बेंजोइल कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को जब हम हीट करते हैं तो ये एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 145 सेल्सियस. जब हम और हीट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा 179 सेल्सियस पे. अब बेटा लिक्विड क्रिस्टल जो है इसके अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट पाए जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट पाए जाते हैं. अभी हमने कहा कि इसके अंदर वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है लाइक सॉलिड, मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स क्लोज पैक होंगे और ऑर्डर अरेंजमेंट होगा. अब बेटा इसका जो अरेंजमेंट है हम इनको तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, न्यूमेटिक फेज, सिमेट्रिक फेज और कोलेस्ट्रिक फेज. बेटा न्यूमेटिक फेज जो होता है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलर अरेंज होते हैं. ठीक है, रेगुलर पैटर्न में एक पैटर्न के तहत अरेंज होते हैं. सिमेट्रिक के अंदर थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है और कोलेस्ट्रिक के अंदर इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके फेसेस हैं. अब बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो असल में दे हैव द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड. अब बेटा आपको पिछले में मैंने बताया कि फ्लूइडिटी किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड जो होता है. लिक्विड क्रिस्टल जो होता है इसके पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं और सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी हैं. लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्लो कर सकता है, इजीली बह सकता है, फ्लूइडिटी फ्लो करना, लाइक विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बेटा इसकी जस्ट लाइक सॉलिड्स की तरह है. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह, जैसा कि आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है. तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक सॉलिड्स हैं. ओके जी, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था. नेक्स्ट हम यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे, तो हम उसके अंदर ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट में इसके साथ ही आपको सॉलिड का पोर्शन स्टार्ट करवा दूंगा. ठीक है,
बाकी मजीद कोई भी सवाल हुआ करे, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे आराम इजीली पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।